एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 होगा शायद, है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन NCERT क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 14। दोस्तों अपन जो बुक पढ़ रहे थे वो थी भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, और इसमें आपके लैब असिस्टेंट से संबंधित जो भी सिलेबस था वो लगभग कंप्लीट कवर किया है। दोस्तों इससे बाहर 1% भी चांसेस नहीं है। आप बहुत सारे YouTube चैनल पे देख रहे होंगे या बहुत सारी जो गाइड आई है, जैसे कि एक सुभाष सारण जी की एक गाइड आई है, तो दोस्तों इस गाइड पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि उसमें इंडियन जीके फिर उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे भी कुछ ऐड किया गया है जो बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है। और मैंने एक दो यूट्यूब चैनल पर मैंने ऐसे भी देखा है जो अभी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर ही बैठे हैं, यानी कि इतनी गहराई में जा रहे हैं वो कि उनको फिजिक्स पढ़ानी चाहिए, उनको ज्योग्राफी नहीं। तो दोस्तों आप अगर लैब असिस्टेंट की तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th का सिलेबस पढ़ना है, क्लास 11th और 12th का सिलेबस पढ़ना है, इन्हीं की प्रैक्टिकल बुक पढ़नी है। ये आपका सिलेबस है, इसके अलावा जीके है। अगर इससे बाहर कोई बंदा जो अपने पास में जो नोटिफिकेशन आया है, जो सिलेबस आया है, उस अगर आप बुक उठाओगे 12th क्लास की RBSc और 11th क्लास की NCERT, कौन सी बुक लेनी है? 12th क्लास की RBSc और 11th क्लास की NCERT। अब अगर आप बुक उठाकर देखोगे तो उस जो NCERT की बुक है उसमें आप हर एक पॉइंट को अगर मैच करोगे तो आगे जो पाठ्य पुस्तक का जो विवरण आता है उसमें से पूरे टॉपिक एज इट इज बिल्कुल डिट्टो उतारे हुए हैं, यानी कि उनका क्रम भी जो है ना आगे पीछे नहीं है, ठीक उसी सीक्वेंस में है जैसे आपकी बुक में है, और 12th में भी ठीक वैसे ही है जैसे आपकी बुक की सीक्वेंस में है। तो आप बिल्कुल भी किसी गाइड पे भरोसा ना करें, और जो बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ा रहे हैं उस पर भी भरोसा ना करें। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपके 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मैं करवा दूंगा। हो सकता है 12th भी प्रैक्टिकल में चले जाएं अपन। तो 11th में जो अपना 14वां चैप्टर चल रहा है अभी, है ना, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में, अब इसमें 2 चैप्टर और बचे हैं और अपने फिर 7 चैप्टर बचे हैं भारत के भौतिक पर्यावरण में। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को। नाम है महासागरीय जल संचलन। दोस्तों महासागरीय जो जल होता है वो स्थिर न होकर क्या होता है, गतिशील होता है। क्या गतिशील होता है? जैसे कि धरातल पर नदियां बहती है ना, ठीक वैसे ही महासागरीय जल भी क्या करता है, गति करता है, एक जगह नहीं रुकता, स्थिर नहीं होता, गतिशील होता है। और ये गतियां 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की गतियां होती है। एक होती है क्षैतिज, यानी कि सतह पर एक जगह से दूसरी जगह महासागरीय जल का संचलन, और एक होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि महासागरीय जल का संचलन ऊपर नीचे। गुरुजी ये क्या बोल रहे हो, महासागरीय जल ऊपर नीचे ऐसे भी उठेगा क्या? हाँ दोस्तों उठता है। महासागरीय जल में ऊर्ध्वाधर संचलन भी होता है। महासागरीय जल ऊपर की ओर भी उठता है, नीचे की ओर भी जाता है। तो 2 तरीके से संचलन होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। कंप्लीट है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, महासागरीय जल में संचलन क्यों होता है, क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो। तो दोस्तों इसके 2 कारण हैं। एक महासागरीय जल की भौतिक विशेषताएं और दूसरा बाह्य कारक। महासागर की भौतिक विशेषताओं में अपन देखेंगे तापमान, घनत्व और दबाव। ये अपन ने पीछे वाले चैप्टर में देखा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो डेंसिटी घट जाती है, घनत्व घट जाता है, और घनत्व घटने पर जल फैलता है। ऐसे ही लवणता जब होगी, बढ़ेगी, तो घनत्व बढ़ जाएगा, तो जल क्या होगा, सिकुड़ेगा, बैठेगा, नीचे की ओर बैठेगा, है ना। तो इस तरीके से एक तो ये कारक है, और एक है बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या है, सूर्य, चंद्रमा और वायु। सूर्य का ग्रेविटी फोर्स, चंद्रमा का ग्रेविटी फोर्स और वायु का घर्षण, ये 3 बाह्य कारक हैं जो महासागरीय जल में संचलन उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं 3 कारकों को अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा और वायु के द्वारा महासागरीय जल में होने वाले संचलन को। ये तीनों कारक क्या करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा तो क्या करते हैं, अपनी ग्रेविटी फोर्स के कारण, यानी कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी पर जो जल है उसको अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा वायु क्या करती है, वायु जल के साथ, जब समुद्र के ऊपर जब वायु प्रवाहित होती है तो जल के साथ घर्षण करती है, और घर्षण करके तरंगे और मिकाएँ, लहरें बनाती हैं। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें पढ़ेंगे क्या अपन। एक तो तरंगे पढ़ेंगे,
एक पढ़ेंगे अपन ज्वार भाटा और एक पढ़ेंगे अपन जो महासागरीय धाराएं हैं उनके बारे में। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे और तरंगे और ज्वार भाटा के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तरंगे क्या होती है। दोस्तों तरंगे आप कहीं पर तालाब में, आपके गांव में, या फिर कहीं बड़ा हौद जो होगा, या फिर समुद्र के किनारे बीच पर आप आनंद लेने के लिए गए होंगे, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जल जो है एक इस तरीके से लहरें बनाता हुआ धरातल पर आता है और धरातल पर आकर टकराकर समाप्त हो जाती है लहरें, वो तरंगे होती है। दोस्तों आप अगर किसी बड़े तालाब के किनारे पर बैठे हों, तब हवा चल रही हो, धीरे धीरे मंद मंद हवा चल रही हो, तो जल में आप देखते होंगे कि कुछ लहरें बन के आ रही हैं और किनारे पे आके बुलबुले बनाती है, झाग बनाती है। जैसे कि अपन जो अपना वॉशिंग पाउडर होता है ना, सर्फ, उसको घोल देते हैं तो उस प्रकार के झाग बनाती है और समाप्त हो जाती है। ये आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने गांव के तालाब में जाइए, किसी पास में झील नदी के पास में जाइए, और खैर अगर नहीं, इतना टाइम आपके पास में नहीं है तो जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिए। तो तरंगे क्या होती है? वायु से ऊर्जा ग्रहण करके सतही जल में तरंगे गति वर्ताकार रूप में करती है, जल में नहीं। देखो मैं एक एक शॉर्ट में सेंटेंस लिखा हूँ ना। तरंगे क्या होती है? वायु से ऊर्जा को ग्रहण करती है। सतही जल जो होता है, समुद्रों का जो ऊपरी जल होता है, वो इसमें गतिमान होता है। वो जल भी गतिशील नहीं होता, उसमें तरंगे गतिशील होती है। यानी कि वायु जो होती है महासागरों के ऊपर जब बहती है तो उस महासागरीय जल में ऊर्जा भर देती है। और महासागरीय जल क्या होता है? वायु से ऊर्जा पाकर एक वृत्ताकार आकृति में घूमता हुआ स्थल की ओर जाता है ना। और इसे ही हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। इसमें जल अपनी जगह ही रहता है, बस एक तरंग का निर्माण होता है और वो तरंग आगे से आगे बढ़ती जाती है। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए ये समुद्र की सतह है, यहाँ से हवा बह रही है, तो ये क्या करेगी? इसमें ऊर्जा प्रदान करेगी, तो ऐसे जल यहाँ पे ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो इस आगे वाले जल पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल इस जल को नीचे की ओर खींचेगा। जब ये जल नीचे की ओर आएगा तो आगे वाला जल ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो फिर ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये आगे वाला जल ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इस तरीके से ये जल जो है गति करेगा, है ना। एक ऐसे तरंगों के रूप में गति करता हुआ कहाँ तक जाएगा? स्थल तक जाएगा और वहाँ जाके फिर बुलबुलों का निर्माण करके समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो जल होता है वो अपनी जगह स्थिर होता है। जल गति नहीं करता बल्कि तरंगे गति करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी तरंगे करती है? समुद्र के सतही जल की तरंगे काम करती है। गहराई में इस जल में कुछ भी हलचल नहीं होती इन तरंगों से। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो जल गति नहीं करता और दूसरा सतही जल में तरंगे काम करती है। जल अपनी जगह स्थिर रहता है। और वजह क्या होती है? वजह होती है वायु से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है जल। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? यह जल व वायु के बीच घर्षण से होता है। समझ गए? जल और वायु के बीच, जब वायु प्रवाहित होती है तो जल और वायु के बीच में घर्षण होता है, जिसकी वजह से तरंगे उत्पन्न होती है। और अधिकांशतः कब उत्पन्न होती है? मुख्य रूप से उत्पन्न होती है जब दोनों विपरीत दिशाओं में बह रहे हो, यानी कि जल इधर बह रहा हो और वायु इधर बह रही हो। जब दोनों विपरीत दिशाओं में बह रहे हो तब इस प्रकार की तरंगों का निर्माण ज़्यादा होता है। तीसरा है, ये तरंगे महासागर तटों पर टकराकर बुलबुलों का निर्माण करती है। महासागरीय तटों पर टकराती है और बुलबुलों का निर्माण करती है और फिर समाप्त हो जाती है। तरंग दीर्घे, या फिर दूसरी स्थिति क्या होती है समाप्त होने की? तरंग दीर्घे आदि से कम हो जाए। तरंग दीर्घे आदि से कम हो जाए। तरंग दीर्घे क्या होती है? जैसे ये तरंग है और ये तरंग है, दोबारा से बना देता हूँ बड़ी थोड़ी सी। एक ये तरंग है और एक ये तरंग है। दोनों तरंगों के बीच की जो सतही दूरी होती है ना, दो शिखरों के या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी जो होती है उसे तरंग दीर्घे कहते हैं। और जब ये तरंग दीर्घे घट जाती है तो फिर ये तरंगे समाप्त हो जाती है। समझ गए? यानी कि शिखर कौन सा हो गया इस तरंग का? शिखर तो हो गया ये, गर्त हो गया ये, इस तरीके से होगी। तो ये गर्त हो गया, ये गर्त हो गया, ये क्या हो गए? शिखर। तो या तो दो शिखर के बीच की दूरी या फिर दो गर्त के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? तरंग दीर्घे। और ये जब कम हो जाती है तो ये तरंगे समाप्त हो जाती हैं। तीसरा क्या कहता है? ये तरंगे महासागरीय तटों पर, अच्छा ये कर लिया। आगे, तीव्र ढाल वाली तरंगे युवा होती है। तीव्र ढाल यानी कि जब इन तरंगों का ये ढलान जो है अगर ये तीव्र है ना, तो ये समझ लेना कि ये तरंगे कहीं आसपास में ही उत्पन्न हुई है। यानी कि कोई स्थानीय वायु ही, अपने पास वाली वायु ही थी जो इन तरंगों को उत्पन्न करके गई है। यानी कि जब उनके ढाल जो होते हैं वो तीव्र होते हैं तब वो तरंगे युवा होती हैं।
और जब ढाल कम हो और नियमित अंतराल पर हो तरंगे, तो फिर समझ लेना कि ये तरंगे बहुत दूर से गति करके आ रही है। हो सकता है दूसरे महाद्वीप से, दूसरे महासागर से, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दूसरे गोलार्ध से भी आ रही हो, यानी कि बहुत लंबी दूरी तय करके आ रही है। उन तरंगों का ढलान कम होता है और वो नियमित होती है। फिर आगे देखो, 2 नोट से कम वाली वायु उर्मिकाओं का निर्माण करती है। जब वायु धीमी हो, शांत वायु हो, तब फिर 2 नोट से कम तरंगों का निर्माण होता है और उन छोटी तरंगों को हम उर्मिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्मिकाएं। जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, हौद है, और उसमें आपने छोटा सा बीच में पत्थर डाल दिया। पत्थर डालने पर क्या हुआ? उस वाइब्रेशन हुआ उस जल में और तरंगों का निर्माण हुआ और चारों तरफ तरंगे टकराकर तरत इस तल की तरफ गई और वहाँ जाके समाप्त हो गई। तो वो छोटी तरंगे जो होती है उनको हम उर्मिकाएं कहते हैं। समझ गए? आगे आने वाली तरंग वस्तु को आगे की ओर जबकि ऊपर उठाती है, जबकि पीछे जाने वाली जो तरंगे होती है वो वस्तु को नीचे की ओर जबकि पीछे की ओर धकेलती है। 2 चीज़ें याद रखो। जब तरंग जब आ रही है, जैसे आप किनारे पे बैठे हो तो तरंग इधर आ रही है, तरंगे जाती भी है, वापस भी लौटती है और आती भी है। तो तरंग जब आ रही है ना, तब तो वो क्या करती है? वस्तु को ऊपर की ओर उठाती है और आगे की ओर धकेलती है। यानी कि मान लीजिए कोई पानी है और उस पानी में अपन ने कागज़ डाल दिया या कोई चीज़ डाल दी जो तैरने वाली हो, है ना। तो जब तैरने वाली चीज़ को अपन पानी में डालते हैं तो वो क्या करेगी? जब तरंग आ रही है तो उस वस्तु को या तो ऊपर की ओर उठाएगी या फिर उसे आगे की ओर धकेल देगी। कौन सी तरंग? आने वाली। जबकि जाने वाली तरंग क्या करती है? वो कहाँ आएगी? उसके गर्त में आएगी। यानी कि आगे आने वाली तरंग के तो वस्तु यहाँ पर आएगी और जाने वाली वस्तु के यहाँ पर, जाने वाली तरंग में यहाँ पर, यानी कि वो नीचे की ओर या फिर पीछे की ओर उसे ले जाएगी। जाने वाली तरंग, लौटने वाली तरंग। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कुछ नाम जो तरंगों से संबंधित अपने को याद होने चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है तरंग शिखर व गर्त। ये तो समझ गए होंगे। तरंग शिखर कौन सा होता है? ये वाला। और तरंग गर्त कौन सा होता है? नीचे वाला। फिर होता है ऊंचाई। तरंग ऊंचाई क्या होती है? तरंग ऊंचाई होती है यहाँ से लेकर, तरंग गर्त से लेकर तरंग शिखर तक के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? तरंग की ऊंचाई होती है। तरंग आयाम क्या होता है? इस ऊंचाई का आधा। इस ऊंचाई का आधा क्या होता है? तरंग आयाम होता है। समझ रहे हो ना? तरंग ऊंचाई क्या होती है? तरंग गर्त से लेकर तरंग शिखर तक के बीच की दूरी तरंग ऊंचाई होती है। ऊंचाई का आधा आयाम होता है। काल क्या होता है? काल क्या होता है दोस्तों? काल का मतलब होता है किसी एक बिंदु से ये जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, इस बिंदु से एक तरंग आकर चली गई, तो अब दूसरी तरंग को इसी बिंदु पर आने में कितना समय लग रहा है, तो वो कहता है, क्या कहलाता है? तरंग काल। अब एक चीज और है, तरंग आवर्ती क्या होती है? तरंग आवर्ती होती है जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से प्रति सेकंड कितनी तरंगें गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? तरंग आवर्ती। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। तरंग काल क्या होती है? तरंग काल का मतलब एक बिंदु से एक तरंग को जाने के बाद में दूसरी तरंग को आने में कितना समय लगा, वो तो होता है तरंग काल। तरंग आवर्ती क्या होती है? एक सेकंड में एक बिंदु से 2 तरंगों के बीच की जो समय है, या एक सेकंड में कितनी तरंगें गुजर रही है, एक सेकंड में कितनी तरंगें गुजर रही है, वो क्या कहलाती है? तरंग आवर्ती। तरंग दैर्ध्य आप लोग समझ गए। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 2 शिखर या 2 गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी, अभी मैंने बताई थी। तरंग गति क्या होती है? तरंग में जल की जो तरंग की जो गति है उसे नोट में मापा जाता है। ये याद रखना, तरंग की गति को क्या किस में मापा जाता है? नोट में। अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ये शब्दावली याद रखनी है। तरंग आवर्ती मतलब प्रति सेकंड एक बिंदु से कितनी तरंगें जा रही है। तरंग दैर्ध्य मतलब 2 शिखर या 2 गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी। तरंग काल मतलब एक बिंदु से जो दूसरी तरंग को, एक तरंग को गुजरने के बाद दूसरी तरंग को आने में कितना समय लग रहा है। तरंग शिखर उठावा क्षेत्र, तरंग गर्त नीचे वाला क्षेत्र, तरंग ऊंचाई गर्त से शिखर के बीच की दूरी, आयाम ऊंचाई की आदि। तो ये क्या है? अपने तरंगों के बारे में पढ़ने देखा। एक चीज़ और ध्यान रखना, तरंग क्या होती है? वृत्ताकार रूप में गति करती है। कैसे करती है? वृत्ताकार रूप में गति करती है। देखो कैसे, जो आधा वर्त अपने को दिखाई देता है और आधा वर्त अपने को दिखाई नहीं देता। देखिए ये क्या है? वर्त है। आधा वर्त दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक इसके नीचे तरंग क्या करती है? दूसरा नीचे जल में वर्त बनाती है, यानी कि जल जो है वो एक वृत्ताकार गति के रूप में चलता है, वृत्त की गति के रूप में गति करता है, वृत्ताकार रूप में गति करता है जल तरंगों में। समझ गए?
तो ये थी तरंगे। अब अपन देखते हैं ज्वालामुखी ज्वार भाटा के रूप में। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसमें अपन देखते हैं ज्वार भाटा।